नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट कर रहे थे कि सर स्पेशल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो आज हम आप सभी के लिए लेके टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी आपके गेस किए गए प्रश्न हैं। अगर इसका बात किया जाए पीडीएफ का, तो आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। आप पाई क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर ले, या फिर डायरेक्ट आप पाई क्लासेस ऐप में लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं पाई क्लासेस। वहां पे आपको जो लोगो आएगा वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना हो तो 5 स्टार स्टडी पे जाके टेस्ट दे सकते हैं, या फिर पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्रतिदिन लाइव टेस्ट लिया जाता है। क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है। आप टेस्ट में भाग जरूर लें, अपना तैयारी के लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का है वह है, आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब गेस किए गए प्रश्न है। कह रहा बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है। कहने का मतलब है कि बेकिंग पाउडर का पहला अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव कौन है। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी में है जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी में है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी में है चूना जल। तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर का पहला अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है और दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल को माना जाता है। यानी इसका दो अवयव होते हैं, पहला अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। यानी किस धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धातु का दिया है, ठीक है। तो धातु में ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है कैल्शियम, ऑप्शन डी में है सोडियम। आप जानते हैं कि सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जो कि यह एक धातु है, क्योंकि इसका लास्ट में UM आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है लोहे की परमाणु संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 से 3 बार हम करवाए हैं कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि 26 होती है, जिसको संकेत में हम Fe बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 26 होता है, यानी एटॉमिक नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगर एटॉमिक मास की बात किया जाए, एटॉमिक मास की अगर इसका बात किया जाए Fe का, तो होता है 55.84, यानी 55.84, यानी 55.84 इसका एटॉमिक मास होता है लोहा का, यानी Fe का, ठीक है। दोनों आप याद रखिएगा, कभी कभी आपको एटॉमिक मास डायरेक्ट पूछ देगा ऑप्शन देके, ठीक है, या फिर आपको संकेत में पूछ सकता है। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको कंफ्यूज करने के लिए आप याद रखिएगा पूरा पॉइंट इसका, आप कंफ्यूज नहीं खाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है Ca, ऑप्शन सी में है Al, ऑप्शन डी में है Fe। तो याद रखिएगा, हेमाटाइट जो है यह एक Fe यानी लोहा का अयस्क है। किसका? तो लोहा का अयस्क है, जिसको Fe से संकेत में इसको Fe कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इसका, अभी हम बताएं कि Fe की एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह कह रहा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रोमीन, जो कि कमरे के ताप पे, अधातु रस्ते भर में कमरे के ताप पे यह द्रव्य होता है। लेकिन यहाँ से एक और बनता है, इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन को हम लोग संकेत में Br लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वह 35 होता है। अगर एटॉमिक मास की बात किया जाए तो इसका एटॉमिक मास
79.904 होता है, ऐसे करके कुछ होता है, इतना ही होता है, आप कन्फर्म रूप से याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये तो अधातु में पूछ दिया, अगर कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, अगर आपको धातु पूछ देता तो धातु के लिए अलग होता है, वो होता है गैलियम, जिसको संकेत में Ga बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 31 होता है, इसका 35 होता है। लेकिन अगर इससे एटॉमिक मास पूछे तो एटॉमिक मास भी इसका याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो ब्रोमीन, और कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो गैलियम, जिसको Ga से संकेत में लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को एक सूचित किया जाता है, आवश्यक सूचना है कि आप रफ्तार क्लासेस इंडिया पे लाइव क्लास करने के लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं रात को 8 बजे। कितने बजे? तो रफ्तार क्लासेस इंडिया पे लाइव क्लास लिया जाएगा, आज से स्टार्ट किया जा रहा है रात 8 बजे। आप सभी साथियों एवं सहपाठियों को लेकर जरूर जुड़ें रात को 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन को जब मिलाया जाता है तो सोल्डर बनता है। क्या बनता है? तो सोल्डर बनता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ये समझिएगा कि इसमें कितना सीसा मिलाया जाता है। देखिए अगर सीसा की बात किया जाए, सीसा प्लस अगर टीन को मिलाया जाएगा तो सोल्डर बनेगा, सोल्डर का निर्माण होगा। लेकिन सीसा इसमें 67% होता है, और इसमें टीन की जो मात्रा होती है वह 33% होता है, यानी 67% होता है सीसा, और टीन की मात्रा जो इसमें होता है सोल्डर में वो 33% होता है। आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। लेकिन अब की क्या पूछ देगा कि सीसा और टीन में कितना कितना प्रतिशत मिलके सोल्डर बनता है। तो आप याद रखिएगा इसका परसेंटेज कि 67% सीसा होता है और 33% आपके टीन होते हैं, तब आपके सोल्डर का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांतरण किया जाता है। जानते ही आप लोग होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांतरण किया जाता है। तो आप जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांतरण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणुओं आसानी से बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु जो है आसानी से क्या बनाएगा। तो धातुओं के परमाणु जो होगा आसानी से धनावेशित आयन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जब भी बनाएगा तो वह धनावेशित आयन ही बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। आप जानते हैं कि केरोसिन तेल आप गांव देहातों में सभी जगह ये उपलब्ध है। आप देखिएगा अगर आपके पास सोडियम, क्योंकि 10 क्लास में ये आसान आप बहुत बार पढ़े होंगे, ये आपको 8 क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है, कि कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। तो किसको? तो सोडियम को। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताया गया प्रश्न बहुत बार हम बताए भी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है वह निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी में है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में है बेरियम। तो आपको याद होना चाहिए कि बॉक्साइट जो है वह यह एक एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। किसका? तो एल्युमिनियम
धातु का अयस्क है। आप लोग को शायद हम बताए होंगे या फिर नहीं बताए होंगे। धातु जो होता है ना, धातु को पहचानने के लिए आप देखिएगा UM लास्ट में, एल्युमिनियम UM आ रहा है ना, सोडियम UM आ रहा है ना, ये सब जो है यह एक धातु पहचानने के रूप माने पहचानने के लिए सरल तरीका है कि जिसके लास्ट में UM आ जाए वो समझिएगा कि धातु है। तो धातु करने का मतलब एल्युमिनियम जो है यह इसका अयस्क बॉक्साइट है, मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? ऑप्शन ए में है बेंजीन, ऑप्शन बी में ग्लूकोज, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में मीथेन। आपको ऑप्शन से देखने में लग रहा होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज, क्योंकि यह कौन सा जल में विलय है, तो जल में विलय कौन हो जाएगा, तो ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है गैस जल में घुलकर कौन सी अम्ल बनाती है? गैस जो है जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? ऑप्शन ए में कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों एक हो गया, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि गैस जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यानी इसका आंसर वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो ए रहेगा या तो फिर सी में रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? कहने का मतलब है इनमें से किस धातु का विस्थापन होगा जिसका लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। किसका? तो तांबा का। तांबा जो है यह एक ऐसा धातु है जो इसका विस्थापन जब होगा तो इसका लवण जो होगा, लवण के विलयन में लोहा द्वारा विस्थापन किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोहा द्वारा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ये हम आपको भेजे भी थे, सक्रियता श्रेणी जो है ये हम आपको भेजे थे ग्रुप में कि पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है। सक्रियता श्रेणी वाले समूह हम आपको भेजे हैं, तो आप याद नहीं होगा लेकिन बता देते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है, जिसको हम लोग के से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा पोटेशियम नहीं है। धातु पूछ रहा है ना, हाँ धातु, तो पोटेशियम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आएगा सोडियम। धातु पूछा है तो सोडियम UM आ रहा है लास्ट में, पोटेशियम UM आ रहा है। देखिएगा ये सब पहचानने का तरीका, ठीक है। तो पोटेशियम नहीं है ऑप्शन में, तो यानी पोटेशियम नहीं होगा। अब सोडियम देखेंगे तो सोडियम ऑप्शन में मिल जाए, या ऑप्शन नंबर बी इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी कहने का मतलब है लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित, यानी जंग ना लगने से उसको बचाने के लिए, जंग लगने के लिए बचाने के लिए उसके ऊपर कौन सी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक, जो कि हम बताए थे। ये प्रश्न बहुत बार बताया गया है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटन जब किया जाता है तो वहाँ पे कह रहा है कि अशुद्ध धातु जो होगा उसको कहाँ पे बनाया जाता है? एनोड पे या कैथोड पे, या अपघट किया जाता है, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा एनोड, यानी अशुद्ध धातु को विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पे बनाया जाता है, यानी एनोड पे रखा जाता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है आज का वह है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताया गया प्रश्न है, बहुत बार बताए हैं हम। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में सहसंयोजी, ऑप्शन बी में वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी में कार्बनिक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को फिजिक्स का गेस किए गए प्रश्न मिले होंगे, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऐसे हम उस सभी जो भी गेस किए गए प्रश्न आपको मिले हैं पीडीएफ, वो एक एक करके हम लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसे। अगला जो प्रश्न है वह है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, लेकिन एक और याद रखिएगा, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03 से लेके 0.04% तक होता है। अगर आपको यहाँ पे ये मिल गया, लेकिन अगर ये नहीं रहता, ये मिलता, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारे का अयस्क जानते हैं, पारे का अयस्क सीने बार है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन सीने बार का एक और नाम है, देखिएगा HGS, इसको शॉर्ट में HGS, यानी इसका जो संकेत फार्मूला जो है वो HGS है। सिनेबार को HGS कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम यहाँ पे देख रहे होंगे, HGS कहने का मतलब HG, यानी HG कहने का मतलब यहाँ पे पारा इसको हम बोल सकते हैं, और S का माने सल्फाइड, इसका मतलब सल्फाइड, यानी पारा सल्फाइड आपको कहीं कहीं मिलेगा। इसका दूसरा नाम, सिनेबार का दूसरा नाम पारा सल्फाइड भी कहा जाता है। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सिनेबार न देके डायरेक्ट दे देगा पारा सल्फाइड। तो पारे का अयस्क को हम लोग पारा सल्फाइड भी कहा जाता है, यानी पारा सल्फाइड भी यह एक पारे का अयस्क है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में संक्षारण, ऑप्शन बी में गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी में पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी में विद्युत अपघटन। तो आपको बताए थे कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको यहाँ पे गैल्वेनीकरण लिखा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी होगा। लेकिन आप इसका आंसर याद रखिएगा, 3 नाम होता है इसको, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसका मेन हिंदी रूप इसका जो होता है वह यशदिलेपन होता है, यशदिलेपन, यानी इसका मेन रूप से कंफ्यूज करने के लिए ये भी आपको कहीं कहीं दे सकता है। तो आप सभी नाम याद रखिएगा, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन या फिर यशदिलेपन विधि, ठीक है, क्रिया को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो कैसी होती है? समरूप होती है, या त्वरित होती है, या अपसरित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको बताया गया है 2 से 3 बार हम बताए हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो किस प्रकार की होती है। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, जिसको आंसर नहीं आता है वो पूछ लेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी V बराबर क्या होता है? आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, तो J/C आप कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा आपसे पूछ दिया, कह रहा है कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे, या धारा कहेंगे, या विभवांतर कहेंगे, या प्रतिरोध कहेंगे? तो याद रखिएगा, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को हम लोग
आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को याद होना चाहिए सब। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है बाबू, इसे आप याद ही रखिएगा। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप जानते ही होंगे, वोल्ट मीटर उसको कहते हैं, जो कि विभवांतर को मापता है। अगर आपसे धारा को पूछ देता तो आप जानते ही हैं ए मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। करा एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या है? बताया गया प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग को आना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है परावर्तन, ऑप्शन बी में है अपवर्तन, ऑप्शन सी में विकिरण, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। सभी का आंसर इसका आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विकिरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी का कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज रात को 8 बजे लाइव आने वाले हैं, तो आप सभी साथियों, जो भी आपके दोस्त यार, सभी आप 8 बजे लेके ज्वाइन हो हमसे रात 8 बजे, जो कि क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। आप सभी एक बार जरूर आए। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।